हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिन की शुरुआत करेंगे 3 अक्टूबर 2022 के करंट अफेयर के साथ। पीडीएफ और टेलीग्राम दोनों का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप दोनों को वहां से अवेल कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के क्वेश्चन की। कल मेरा आपसे सवाल यह था कि इंद्रहर पास या इंद्रहर दर्रा इसको बोला जाता है, यह हिमालय की कौन सी पर्वतमाला पर स्थित है? तो यह स्थित है धौलाधार रेंज में। कई बार आपसे यह भी सवाल पूछा जाता है कि धौलाधार रेंज जो है ये कौन से राज्य में स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहां पर? हिमाचल प्रदेश में। अब और समझिए कैसे क्वेश्चन यहाँ पे बन जाते हैं। इंद्रहर दर्रा जो है ये हिमाचल प्रदेश के कौन से दो डिस्ट्रिक्ट के बीच से होकर निकलता है? तो एक डिस्ट्रिक्ट जिसको बोलते हैं कांगड़ा और दूसरा जिसको बोलते हैं चंबा। तो कांगड़ा और चंबा डिस्ट्रिक्ट के बीचों बीच से होकर यह दर्रा निकलता है, जिसको इंद्रहर पास के नाम से जाना जाता है। अब चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। आज की पहली न्यूज है, हीरो मोटोकॉर्प के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसको अभी हाल ही में अपॉइंट किया गया है? तो ये हैं अभिनेता रामचरण। और इनको पहले हो सकता है आप ना जानते हो, लेकिन अभी हाल ही में इनकी एक ब्लॉकबस्टर मूवी आई थी RRR, जिसके लिए ये काफी प्रसिद्धि इनको मिली। तो हिंदी और तेलुगु अभिनेता रामचरण ब्रांड एम्बेसडर बने हैं हीरो मोटोकॉर्प के। हीरो मोटोकॉर्प जो है इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। इनकी जो आने वाली फिल्म है उसका नाम है गॉड फादर, और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि गॉड फादर में हो सकता है ये सलमान खान के साथ कास्ट किया जाए, या फिर इसके अलावा भी कोई एक ऐसी मूवी हो सकती है जिसमें सलमान खान इनके साथ आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक किताब है काफी प्रसिद्ध जिसका नाम है लता सुर गाथा। ये किताब लिखी गई थी यतीन्द्र मिश्रा के द्वारा। इस किताब का हिंदी ट्रांसलेशन तो है ही है, ये मतलब ये अपने आप में मूल हिंदी रूप से लिखी गई किताब है। अब इसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन आने वाला है जिसका नाम होगा लता अ लाइफ इन म्यूजिक। तो ये जो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन वर्जन आ रहा है इस बुक का, ये कब तक लॉन्च किया जाएगा? इसको 2023 के पहले माह में लॉन्च किया जाएगा, मतलब जनवरी 2023 में ये किताब लॉन्च होगी। यहां पर आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। पहली चीज ये कि जो ये मूल किताब है अपने आप में, मतलब जो हिंदी में है जिसका नाम है लता सुरगाथा, इसको लिखा गया है यतीन्द्र मिश्रा के द्वारा। और जब इसका ट्रांसलेशन किया जा रहा है तो ये ट्रांसलेशन किया जा रहा है, इनका नाम है इरा पांडे। तो ये दोनों का नाम आपको ध्यान रखना है। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये जो किताब है इस किताब को 64वें नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है। आपको पता है लता मंगेशकर जी ने 7 दशकों तक गाने गाए हैं, मतलब 70 साल तक। एक लंबा अरसा, मतलब आप समझ लीजिए एक एरा बोला जा सकता है इसको। तो तब तक इन्होंने गाने गाए हैं। इन्होंने अपने पूरे जीवन काल में 25,000 से भी ज्यादा गाने गाए हैं और 36 से ज्यादा भाषाओं में इन्होंने गाने गाए हैं। तो ये अपने आप में लीजेंडरी सिंगर आप बोल सकते हो, या इसी वजह से इनको दुनिया विश्व मोहिनी के नाम से भी जानती है। किस नाम से? विश्व मोहिनी। और लता मंगेशकर जी को कौन से ईयर में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो ये भी आप ध्यान रखना, साल 2002 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, लता मंगेशकर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 2021 लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं कुमार सानू। कुमार सानू। अब देखिए यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि 3 वर्षों के लता मंगेशकर अवार्ड हाल ही में दिए गए हैं। 2019 का दिया गया है शैलेंद्र सिंह को। अब ये शैलेंद्र सिंह कौन है? ये 1970 के दशक के सिंगर है, ठीक है। तो इनको 2019 का दिया गया है। 2020 का जो दिया गया है ये आनंद मिलिंद को दिया गया है। ये 2 लोग हैं और इन्होंने 200 से भी ज्यादा फिल्मों में म्यूजिक दिया है। ये भी पुराने ही आप बोल सकते हो सिंगर में से एक है। और कुमार सानू 2021 के लता मंगेशकर अवार्ड के लिए सम्मानित किए गए। तो इस क्वेश्चन में तो आपसे एक ही व्यक्ति के बारे में पूछा गया है, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली देखा जाए तो 2 क्वेश्चन और हैं। तो टोटल ये 3 क्वेश्चन है अपने आप में, आपको तीनों के नाम ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, एनजीटी जिसको हम लोग बोलते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय हरित अधिकरण, एनजीटी के द्वारा यह कौन सा राज्य है जिसको आदेश दिया गया है सुकापायका नदी को रिवाइव करने के लिए? सुकापायका नदी को रिवाइव करने का मतलब यहां पर यह है कि इस नदी की स्थिति काफी खराब हो गई है, काफी पॉल्यूटेड हो गई है। इस नदी को साफ करने के लिए कौन सी राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं एनजीटी ने? तो इन्होंने उड़ीसा सरकार को निर्देश दिया है, क्योंकि यह नदी उड़ीसा के अंदर बहती है। ये जो सुकापायका नदी है ये महानदी रिवर की ट्रिब्यूटरी है, और एनजीटी के द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि उड़ीसा सरकार अगले 6 महीनों के अंदर इस नदी को साफ करे, क्योंकि इसका असर आसपास के रहने वाले जो लोग हैं उन पर भी पड़ रहा है और खेतों पर भी इसका नेगेटिव फर्क पड़ सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, एनजीटी की अगर बात करें तो ये
ऐसी केंद्रीय संस्था है जिसकी जिम्मेदारी है पूरे भारत के अंदर पॉल्यूशन को कंट्रोल कराना। और चाहे कोई राज्य सरकार हो, चाहे कोई पब्लिक सेक्टर यूनिट हो, या फिर कोई प्राइवेट सेक्टर यूनिट ही क्यों ना हो, अगर उसकी वजह से कहीं पर भी पॉल्यूशन हो रहा है, चाहे वो एयर पॉल्यूशन हो, थर्मल पॉल्यूशन हो, किसी भी तरीके का पॉल्यूशन या एनवायरनमेंट को हार्म पहुंच रहा है, तो ये उनको निर्देश दे सकते हैं और उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी कर सकते हैं। आपको याद दिला दूं, 2 साल पहले यही एनजीटी संस्था है जिसके द्वारा दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार के ऊपर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था पॉल्यूशन की वजह से। तो एनजीटी इस तरीके के निर्देश देता है। एनजीटी के चेयरपर्सन है इस टाइम पे आदर्श कुमार गोयल। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सरकार ने कौन से आईआईटी संस्थान के साथ मिलकर विंटर एक्शन प्लान अभी हाल ही में लॉन्च किया है? विंटर एक्शन प्लान का देखिए मतलब यहां पर है कि जैसे ही हर बार ठंड आती है, पूरे दिल्ली एनसीआर के अंदर एक सबसे बड़ा चैलेंज आ जाता है, और वो चैलेंज होता है कि स्मॉग को कैसे दूर किया जाए, मतलब धुंध को कैसे दूर किया जाए। और ये धुंध आती कैसे है? देखिए, हरियाणा और पंजाब के जो किसान हैं उनके द्वारा ये जो सितंबर का माह होता है जब फसल कटती है, तो उसके बाद जब यहाँ पर पराली जलाई जाती है, पराली आप समझ लीजिए कहीं कहीं पर फूस या पयार भी इसको बोला जाता है। तो जब ये फसलों का बचा हुआ जो पयार होता है, जो सूखी पत्ती होती है, उसको जब जलाया जाता है तो उससे होने वाला जो धुआं होता है, तो हवाएं इधर में दिल्ली की तरफ मतलब नीचे की तरफ चल रही होती हैं। तो इन हवाओं के जरिए जो स्मॉग होता है ये पूरे दिल्ली एनसीआर में आकर इकट्ठा हो जाता है। तो ये दिवाली का टाइम रहता है, नवंबर दिसंबर के टाइम पे इस तरीके की प्रॉब्लम बहुत हो जाती है। तो इसलिए दिल्ली सरकार ने पहले से ही विंटर एक्शन प्लान लॉन्च किया है। और इसके लिए कौन से आईआईटी की मदद ली है? तो ये है आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर ने बहुत सारे ऐसे प्लान तैयार किए हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी तैयार करी है जिसकी मदद से दिल्ली एनसीआर के अंदर इस बार स्मॉग को कंट्रोल किया जा सकेगा। इस पूरे प्रोग्राम के तहत आईआईटी कानपुर के द्वारा 15 की पॉइंट्स बनाए गए हैं। इन 15 की पॉइंट्स पर अगर सरकार कार्य करेगी दिल्ली की, तो इन सारी चीजों से निपटा जा सकेगा। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है, तो आपको पता ही है, लेकिन यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? ये है विनय कुमार सक्सेना। विनय कुमार सक्सेना, इन्होंने अभी कुछ टाइम पहले ही अनिल बैजल को सक्सीड किया था। अनिल बैजल। अगला क्वेश्चन है, आईएसीसी इसको बोलते हैं इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। अभी हाल ही में इसके प्रेसिडेंट के रूप में किसको इलेक्ट किया गया है? तो आईएसीसी के नए प्रेसिडेंट बने हैं ललित भसीन, और ये सीनियर लॉयर हैं। आईएसीसी की स्थापना 1968 में करी गई थी। ये एक ऐसी संस्था है जो कि भारत और अमेरिका के बीच में जो व्यापार संबंध है उनको और बेहतर बनाया जा सके और ट्रेड और कॉमर्स को लगातार बढ़ावा दिया जा सके, इसलिए इस संस्था का गठन 1968 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कौन सा देश है जिसने FIBA विमेंस बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2022 का जीत लिया है? एक तरीके से आप बोल सकते हो बास्केटबॉल वर्ल्ड कप चैंपियनशिप महिला कैटेगरी में। तो इसको फीबा बोलते हैं। फीबा संस्था है, जैसे कि फुटबॉल के लिए फीफा है, उसी तरीके से बास्केटबॉल के लिए फीबा है। तो इस बार इसको जीता है अमेरिका ने। अमेरिका ने फाइनल में चाइना को डिफीट किया, चीन को हराया, 83-61 से अमेरिका ने हराया। और इस बार का जो बास्केटबॉल वर्ल्ड कप है विमेंस कैटेगरी का, ये खेला गया है ऑस्ट्रेलिया में। ये चीज ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बार का वेन्यू ऑस्ट्रेलिया रहा है। और इस बार कौन सा संस्करण खेला गया? तो ध्यान रखना है आपको, ये भी 19वां संस्करण खेला गया। इसकी शुरुआत करी गई थी 22 सितंबर से और इसका फाइनल खेला गया 1 अक्टूबर को। 19 संस्करण आज तक इसके हो चुके हैं और 19 में से 4 बार, मतलब सबसे ज्यादा बार अमेरिका ने ही इस टूर्नामेंट को जीता है, मतलब बास्केटबॉल का वर्ल्ड कप जीता है। यह चौथी बार अमेरिका ने जीता है इसे। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने अभी नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में आफ्स्पा को कितने महीनों के लिए और बढ़ा दिया है? तो इसको भारत सरकार के द्वारा अगले 6 महीनों के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है। आफ्स्पा का मतलब होता है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। ये एक ऐसा कानून है, इस कानून के तहत मिलिट्री को एक्सेसिव पावर्स दे दी जाती है, या आप बोल सकते हो एक्स्ट्रा पावर दे दी जाती है। जब आफ्स्पा किसी जगह पर लगता है तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि उस जगह पर मिलिट्री को किसी भी संदिग्ध को गिरफ्तार करने के लिए ना ही अरेस्ट वारंट की जरूरत है और किसी भी संदिग्ध के घर की तलाशी लेने के लिए ना ही सर्च वारंट की जरूरत है। तो एक तरीके से आप बोल सकते हो मिलिट्री बेझिझक कहीं पर भी सर्च आउट कर सकती है, रेड कर सकती है और साथ में अरेस्ट भी कर सकती है संदिग्ध व्यक्तियों को। अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के अंदर टोटल 12 डिस्ट्रिक्ट्स में आफ्स्पा को अगले 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। ये सारे सेंसिटिव जोन है।
अरुणाचल प्रदेश में इस टाइम पे पेमा खांडू की सरकार है और नागालैंड में इस टाइम पे नेपियो रियो की सरकार है। अगला क्वेश्चन है यूजीसी, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। यूजीसी के द्वारा जितने भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं इनके लिए एक गाइडलाइन फ्रेम करी गई है। देखिए यूजीसी का कहना है जितने भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं इनसे कि आप फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए कुछ सीटें बढ़ा दीजिए। तो कितने परसेंट सीटों को बढ़ाने के लिए यूजीसी ने आग्रह किया है? यूजीसी का कहना है 25% सीटें आप फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए बढ़ा दीजिए, जो कि हर साल दूसरे देशों से भारत में आते हैं हायर एजुकेशन के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लीजिए कोई इंस्टीट्यूशन है या कोई यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर 100 सीटें हैं पर्टिकुलर कोर्स के लिए और इन 100 सीटों में 20 सीटें फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए थी। तो ये जो 20 सीटें हैं इनका 25% कितना हुआ? तो 20 का 25% 5 हुआ ना, तो 5 सीटें इसमें और बढ़ा दी जाएंगी। तो टोटल कितनी हो जाएगी? 100 से बढ़ के 105 हो जाएंगी सीट। ठीक है, 105। तो ये यूजीसी का कहना है। तो आने वाले टाइम में अब हायर एजुकेशन के लिए फॉरेन स्टूडेंट्स को और ज्यादा अपॉर्चुनिटी भारत के अंदर मिलेगी। यूजीसी की स्थापना 1956 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और यूजीसी के इस टाइम पे जो चेयरपर्सन है ये है जगदीश कुमार। जगदीश कुमार, आपको पता है ये इससे पहले जेएनयू के वाइस चांसलर भी रह चुके हैं। इन्होंने कुछ टाइम पहले ही डीपी सिंह को सक्सीड किया है। डीपी सिंह, इनका पूरा नाम है धीरेन्द्र पाल सिंह। डीपी सिंह को एजुकेशनल एडवाइजर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ऑफर भी दिया गया है, योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से। आप सीधे ये बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आईसीसीआर के द्वारा अभी गूगल के साथ एक पैक्ट साइन किया गया है। आईसीसीआर ये चाहती है कि भारत के अंदर ये कौन सी भाषा है जिसके लिए आप इजी सर्च और बना दीजिए। मतलब आईसीसीआर ये चाहती है कि गूगल ऐसा करे कि गूगल का जो सर्च इंजन है उसमें इस भाषा के लिए और थोड़ा सा इजी हो जाए चीजों को ब्राउज करना या सर्च करना। तो इन्होंने संस्कृत भाषा के लिए पैक्ट साइन किया है। आईसीसीआर का मतलब है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस। इसकी स्थापना आपको पता है किसके द्वारा करी गई थी? अबुल कलाम आजाद के द्वारा। जी हाँ, अबुल कलाम आजाद साहब वही हैं जो कि भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे। 1950 में इसकी स्थापना करी गई थी। आईसीसीआर का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और इसके डायरेक्टर जनरल जो इस टाइम पे हैं इनका नाम है कुमार तुहीन। कुमार तुहीन। तो आने वाले टाइम में गूगल के अंदर आप बहुत इजीली संस्कृत पर भी सर्च या ब्राउज आप चीजें कर पाओगे। गूगल की स्थापना 1998 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया और गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचई। कुछ टाइम पहले ये गूगल की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन अल्फाबेट के भी सीईओ बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कौन सी कंपनी है जिसने भारत में पहली बार 3000 फैरेड हाई पावर सुपर कैपेसिटर्स इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए बना लिए हैं? देखिए कैपेसिटर्स का मतलब ये है कि आप ऐसे समझ लीजिए ये बैटरी का ही हिस्सा होता है और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो है जो ईवी हैं उनमें बैटरी का ही सबसे बड़ा रोल है। और एफ का मतलब यहां पर क्या है? फैरेड। फैरेड आपको पता ही है फिजिक्स में ऐसा यूनिट होती है। तो ये पहली कंपनी कौन सी है जिसने पहली बार भारत में सुपर कैपेसिटर हाई पावर्स बनाए हैं ईवी के लिए? तो ये है गोदी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। गोदी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का हेडक्वार्टर है तेलंगाना के अंदर हैदराबाद। इसके सीईओ हैं इस टाइम पे महेश गोदी। क्या नाम है? महेश गोदी। आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और बताता हूं इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। आप में से कई लोग हो सकता है पहली बार इस कंपनी के बारे में सुन रहे हो। गोदी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड भारत की पहली ऐसी कंपनी है जिसको भारत सरकार की तरफ से बीआईएस सर्टिफिकेट दिया गया था, इंटरनेशनल बिजनेस स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन। इसका सीधा सा मतलब यह था कि भारत सरकार ने पहली ये ऐसी कंपनी थी जिसको छूट दी थी कि आप लिथियम आयन बैटरीज की सेल कर सकते हैं वर्ल्ड में। और इतना ही नहीं, ये पहली ऐसी कंपनी है जो कि पब्लिक प्लस प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप में भी शामिल हुई। पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप का मतलब यह होता है कि जब कोई गवर्नमेंट संस्था और प्राइवेट संस्था आपस में मिलकर कार्य करें, तो उसका भी पहला एग्जाम्पल यही कंपनी है। इस कंपनी के द्वारा इस पूरे प्रोग्राम के लिए $3 बिलियन का एस्टिमेट लेकर चला जा रहा है। अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस कौन से दिन मनाया गया? हिंदी में बोले तो अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस। यह दिवस महात्मा गांधी की बर्थ एनिवर्सरी को मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। इनका देहांत 30 जनवरी 1948 में हुआ था। इनको महात्मा का टाइटल रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था
और इनको बापू का टाइटल सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, अगर 1869 से देखें तो आज चल रहा है 2022, तो इस बार कौन सी बर्थ एनिवर्सरी महात्मा गांधी की मनाई गई है? 153वीं बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई है। अगला क्वेश्चन है 2 अक्टूबर 2022 को ही, मतलब कल के दिन ही, लाल बहादुर शास्त्री जी की कौन सी बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई? तो शास्त्री जी का जन्म हुआ था 1904 में, और यह भी दिवस 2 अक्टूबर ही था। बस अंतर इतना है कि जो शास्त्री जी थे ये महात्मा गांधी से 35 साल छोटे थे, ठीक है। 35 ईयर्स के बाद इनका जन्म सेम डेट को हुआ। तो 1904 से आज आप देखो 2022 में, तो इस बार इनकी 118वीं बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई, 118th। इतना ही नहीं, शास्त्री जी भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। इनसे पहले सिर्फ जवाहरलाल नेहरू ही प्रधानमंत्री रहे थे भारत के। 1966 में इनका निधन हुआ था, वो अपने आप में आज भी एक मिस्ट्री है। और इनके मरणोपरांत ही इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इनके द्वारा जय जवान जय किसान का भी नारा दिया गया था, सबसे फेमस स्लोगन्स में से एक है पोस्ट इंडिपेंडेंस में। और इतना ही नहीं, 16 साल की उम्र में जब ये थे, तब 1920 में जब महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया था, तो वो भी इन्होंने ज्वाइन किया था। और 16 साल की उम्र में तब इनको कुछ दिनों के लिए जेल भी हुई थी असहयोग आंदोलन। अब मेरा आज का क्वेश्चन आपसे ये है, आपको बताना है ये कौन सा भारतीय बैंक है जिसकी टैगलाइन है नेम यू कैन बैंक अपॉन। कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताइए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बीओबी, पीएनबी या फिर इलाहाबाद बैंक। एसबीआई की स्थापना 1955 में करी गई थी, बीओबी की स्थापना 1908 में करी गई थी, पीएनबी की स्थापना 1894 में और इलाहाबाद बैंक की स्थापना 1865 में करी गई थी। कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताइए ये टैगलाइन कौन से बैंक की है। और आप में से जो भी लोग एसएससी एग्जाम आने वाले टाइम में देने वाले हो अगले 3 महीने बाद, तो आप फुल बैच ये ज्वाइन कर सकते हो। 6 अक्टूबर से जो स्टार्ट हो रहा है अनअकैडमी प्लस में। डिस्काउंट कोड वरुण 777 है, आप इसको लगा के आज का बेस्ट ऑफर अवेल कर सकते हो और एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट। इस बैच का डायरेक्ट लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से इसके लिए एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा इस बैच में मैं नवंबर 2021 से लेकर नवंबर 2022 तक के सारे करंट अफेयर आपको पढ़ाऊंगा। तो एग्जाम से पहले आपके सारे करंट अफेयर ये तैयार होंगे। अगर आप एसएससी नहीं भी दे रहे हैं, तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो भी ये बैच आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद और महत्वपूर्ण है। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।